हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। आज ना एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा ये चैप्टर पढ़ते हैं और इसकी लेखिका कौन है? स्वयं बछेंद्री पाल जी। बछेंद्री पाल जी ने ना एवरेस्ट की जो चढ़ाई करी थी तो उसका पूरा विवरण एक जगह ना लिखा था। पूरा मतलब शुरू से लेके जब उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर ली थी तो एक जगह उन्होंने लिखा था। तो ये जो प्रस्तुत अंश है ना उसी विवरण से लिया गया है। प्रस्तुत अंश का मतलब ये चैप्टर में जितना भी लिखा है ये सारा उसी विवरण से लिया गया है जो बछेंद्री पाल जी ने स्वयं लिखा था। ठीक है, ये चैप्टर वहीं से लिया गया है। अब पढ़ते हैं। बहुत रोमांचकारी वर्णन है और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। कब चला था एवरेस्ट का अभियान दल? 7 मार्च को, जिसमें बछेंद्री पाल जी थी और उनकी टीम के सारे लोग थे। वो दिल्ली से काठमांडू चली बाई एयर। हवाई जहाज मतलब बाई प्लेन से या बाई एयर वो चल दी। उसके बाद क्या हुआ कि एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अग्रिम दल बोलते हैं जैसे बछेंद्री पाल की टीम जा रही थी तो उसके पहले जो टीम गई थी, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो अब इसमें क्या हुआ, अग्रिम दल बोलते हैं ना जो पहले दल जाता है। जैसे बछेंद्री पाल जी का दल जा रहा था तो उनको जो कठिनाइयां आएंगी उसको साफ करने के लिए, जैसे बर्फ के टुकड़े गिरे हैं, बर्फ की चट्टानें गिरी हैं, तो उस रास्ते को साफ करने के लिए एक ना पहले से ही एक टीम गई थी, उसी को अग्रिम दल बोलते हैं, पहले जाने वाला दल। ठीक है, तो उसने क्या किया, इनके रास्ते में, बछेंद्री पाल जी के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कठिनाइयां आएंगी, मतलब रास्ता वगैरह साफ करने का सारा काम उन्होंने कर दिया था बेस कैंप पहुंचने से पहले। बेस कैंप वो जगह होती है जहां से चढ़ाई प्रारंभ की जाती है। ठीक है ना। दुर्गम मतलब होता है कि जहां पर बहुत कठिनाई से जाया जाता है, जहां पर जाना इतना आसान नहीं होता है। हिमपात मतलब हो गया बर्फ का गिरना। तो उस अग्रिम दल ने क्या किया, इनके बेस कैंप पहुंचने से पहले ही जो बर्फ के टुकड़े वगैरह गिरे थे ना, उससे रास्ता बंद हो गया था, तो रास्ते को साफ कर दिया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अब शेरपा लैंड मीन्स नेपाल। नेपाल में ना नमचे बाजार एक जगह है, वो नेपाल का एक नगरीय क्षेत्र मतलब शहरी इलाका है। ठीक है, अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। तो अधिकांश मतलब मोस्टली, तो ज्यादातर शेरपा, शेरपा मतलब जो चढ़ाई चढ़ते हैं ना उनको शेरपा बोलते हैं। तो ज्यादातर जो शेरपा होते हैं ना तो वो या तो नमचे बाजार के होते हैं या यहाँ के आसपास जो गांव है ना बसे हुए उसके होते हैं। ज्यादातर शेरपा, सारे नहीं, ज्यादातर। तो यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। तो अब बछेंद्री पाल जी क्या बता रही हैं कि नमचे बाजार से सबसे पहले उन्होंने एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये बता रही हैं कि सागरमाथा किसको कहते हैं? नेपालियों में एवरेस्ट को, मतलब नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा भी बोला जाता है। और ये जो सागरमाथा नाम है ना, मुझे यह नाम अच्छा लगा। मुझे से मतलब है बछेंद्री पाल जी को, तो सागरमाथा नाम बछेंद्री पाल जी को बहुत अच्छा लगा। और इस चैप्टर में जहां भी मैं और मुझे आएगा उसका मतलब होगा बछेंद्री पाल जी, क्योंकि उन्होंने ही सारा विवरण लिखा है। ठीक है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा। अब जब ये एवरेस्ट की तरफ देख रही थी ना नमचे बाजार से, तो इन्होंने क्या देखा, एक बर्फ का बहुत बड़ा फूल का शेप जैसा बर्फ, मतलब बर्फ, ऐसी बर्फ देखी जो फूल का शेप ली हुई थी, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। और वो ना पर्वत शिखर मतलब पर्वत की चोटी पर लहरा रहा था। और वो लग कैसा आ रहा था, फूल जैसे एक ध्वज, ध्वज मतलब पताका या झंडा, जैसे कि चोटी पर ना जैसे कोई झंडा लहरा रहा हो, वो फूल ऐसा लग रहा था। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना, मान लो 3-4 मंजिल की कोई बिल्डिंग हो तो आप नीचे से देखो और उस बिल्डिंग के ऊपर छत पर कोई झंडा लगा नहीं देते हैं जनरली, तो वो झंडा लगा हुआ तो नीचे से देखने पर वो झंडा जैसा लगता है, वैसे ही झंडे जैसा वो फूल लग रहा था, बर्फ का जो बना हुआ था।
कहाँ से देख रही थी? जब वो एवरेस्ट को नीचे से देख रही थी, ठीक है ना। तो वो कैसा लग रही थी? बर्फ का बड़ा फूल, एक पताका, एक झंडे जैसी लग रही थी। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती थी। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो सीन बनता था ना झंडे जैसा, तो बनता कैसे था? एक्चुअली क्या होता है, बर्फ की चोटी पर बहुत तेज हवा चलती है। कितनी तेज? कह रहे हैं 150 किलोमीटर की तेज रफ्तार से, या 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी अधिक। मतलब इतनी तेज हवाएं बर्फ की चोटी पर चलती रहती हैं। तो वहां पे जो बर्फ होती है ना, सूखी बर्फ होती है, तो वो उड़ती है। तो जब बर्फ सूखी उड़ती है तो वो एक झंडे का रूप ले लेती है। तो नीचे से ऐसा लगता है कि वो कोई झंडा लहरा रहा है। और वो झंडा पता है कोई छोटा मोटा झंडा नहीं होता है। वो झंडा कितना बड़ा होता है? 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक। यह भी आप आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए लिखा है ना कि बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। ठीक है ना, वही बात जो मैंने अभी बताई। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। और चोटी पर जो भी लोग पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे होते थे या चोटी तक जा रहे होते थे, तो जब ना पहाड़ पर खराब मौसम होता है, जनरली खराब मौसम ऊंचाई पर हो जाता है, तो उस खराब मौसम में ये सारी प्रॉब्लम्स, चुनौतियां लोगों को झेलनी पड़ती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये सब सामना करना पड़ता है चढ़ने वाले लोगों को। ठीक है, यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और बच्चों देखो, जब कोई पहली बार इतनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ेगा तो थोड़ा सा डर लगना तो स्वाभाविक है ना, नेचुरल है, थोड़ा बहुत डर तो लगेगा। लेकिन बछेंद्री पाल जी अपने लक्ष्य, अपने एम के प्रति, अपना जो उनका लक्ष्य था ना कि मुझे तो चढ़ के रहना है, इतनी ज्यादा उसके प्रति आश्वस्त थी, या इतनी ज्यादा उनको उस पर विश्वास था कि मुझे तो अपना लक्ष्य हासिल ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको ये खतरे और चुनौतियां भी कुछ नहीं लग रही थी। लग रहा था कोई नहीं, मैं सामना कर लूंगी। ठीक है, अभी डर लग रहा है लेकिन मैं सामना कर लूंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा अडिग थी। मतलब उनको अपना लक्ष्य या अपना गोल हर हाल में पाना ही था। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब क्या हुआ, ये लोग ना पेरिस कब पहुंच गए थे? ये क्वेश्चन ना जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें आ सकता है। तो 26 मार्च को पहुंचे थे। इनकी टीम, बछेंद्री पाल जी की टीम 26 मार्च को पेरिस पहुंच गई थी। तो वहां पे क्या हुआ था ना, हिमस्खलन होता होगा, आप लोग ने न्यूज वगैरह में देख गए होंगे। आता नहीं है कि लैंडस्लाइड हो गई तो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टान गिर जाती है। तो हिमस्खलन मतलब बर्फ की चट्टानों का गिरना। तो जब वो गिरी तो उसमें एक शेरपा कुली की मौत हो गई थी। तो उसका इनको न्यूज मिली कि एक शेरपा यहाँ पे मर गया है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। अब वो यही वर्णन कर रहे हैं कि खुम्बू हिमपात की तरफ क्या हुआ था, एक बड़ी सी पहाड़ी थी, वो धसकी। अब जैसे एक पहाड़ी है, ये जैसे एक पहाड़ी है, तो ये धसकी, ये नीचे को गिरी। तो जब ये नीचे को गिरी तो इसके साथ में ना एक, मान लीजिए कोई छोटी सी या एक बड़ी, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, बड़ी बर्फ की चट्टान थी, वो एकदम नीचे खिसक आई। ऐसा हुआ। ठीक है, तो बर्फ की पहाड़ी की धसकने से एक बर्फ की चट्टान भी नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। अब क्या हुआ कि इन लोग का दल कितने का था? 16 लोग चढ़ रहे थे। तो 16 में से एक की तो मृत्यु हो गई और 4 लोग, ये जब बर्फ की चट्टान धस की तो उसमें घायल हो गए थे। एक मर गया और 4 घायल हो गए। ठीक है, इस समाचार के कारण, मतलब यही जो मरा है ना, कोई किसी की मृत्यु हुई या घायल हुए हैं, तो ये जब समाचार मिला तो अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद, अवसाद मतलब दुख, अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया
कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि अभियान दल के सदस्यों के ना चेहरों, जितना भी टीम थी, उनके चेहरे पर एकदम से दुख आ गया। क्यों क्यों आया दुख, बताओ बच्चों? क्योंकि मृत्यु का समाचार मिला था ना। तो इस पूरी टीम के एक लीडर भी थे, उनका नाम क्या था? कर्नल खुल्लर। तो होता है ना, लीडर गाइड कर देता है कि देखो इतने बड़े अभियान पर निकले हो, इतने बड़े मिशन पर आप लोग निकले हो, आप लोग एवरेस्ट को फतेह करने जा रहे हो, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ तक कि किसी की मौत भी हो जाएगी तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, ये चुनौतियां आएंगी ही आएंगी। हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए, तो एक्सेप्टेंस का भाव अपने अंदर रखना ही पड़ेगा, आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा और फिर भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा किसने बताया था, बताओ बच्चों? कर्नल खुल्लर ने, जो कि नेता थे इस पूरी टीम के। ठीक है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अब एक अग्रिम दल था ना, मैंने शुरू में बताया था आप लोग को, जो पहले जा रहा था दल साफ करने के लिए रास्ता, उसके नेता कौन थे? प्रेमचंद, वो उपनेता थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। वो प्रेमचंद जो थे वो 26 मार्च को पेरिस आ गए। हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अवगत मतलब बताया, इन्फॉर्म करा कि खुम्बू हिमपात के आगे बहुत मतलब चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत चुनौतियां। उन्होंने अब क्या बताया, ये और आगे वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर पर जो था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब वो बता रहे हैं प्रेमचंद कि जो आपका कैंप 1 पड़ेगा, जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, नीचे से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पहला कैंप है। ये क्वेश्चन भी कई बार मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि पहला कैंप है, कैंप 1 कितने मीटर की ऊंचाई पर था? 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल मतलब खुम्बू हिमपात के ऊपर वाला हिस्सा में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इन्होंने सब साफ कर दिए हैं। ये किसने बताया? प्रेमचंद ने बताया कि जो हिमपात के ठीक ऊपर है, कौन ठीक ऊपर है? कैंप 1, तो उसके वहां तक का रास्ता पूरा क्लीन कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अग्रिम दल ने एक तो पुल बना दिए हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, 2 पहाड़ियां हैं, 2 पहाड़ियों को जाना है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कैसे जाएंगे? तो टेम्परेरी पुल बना दिया। रस्सियां, बीच बीच में आड़े तिरछे पहाड़ होते हैं कई बार, तो रस्सियां बांध दी। झाड़ियों से, जैसे नहीं होता है, आप लोग ने देखा होगा कई बार, आप लोग पर्वत पर चढ़ो, पर्वत शिखर पर या पर्वत पर चढ़ो, तो बीच बीच में चिन्हित वो निशान नहीं बने होते हैं कि आगे जाने का रास्ता ये है, आगे जाने का रास्ता ये है। तो वो ही बात कह रहे हैं कि झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर दिया था, मतलब निशान बना दिए। पहले तो अग्रिम दल ने क्या किया? पुल बनाया, रस्सियां बांधी और झाड़ियों से उन्होंने रास्ते पर निशान लगा दिए। और जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का उन्होंने एक आइडिया ले लिया कि क्या क्या कठिनाइयां अब बछेंद्री पाल वाली टीम को आएंगी, और बता भी दी ये कठिनाइयां आएंगी। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। और वो जो अग्रिम दल था ना, तो उन्होंने, अग्रिम दल के नेता जो प्रेमचंद थे, उन्होंने ये भी बता दिया कि आगे ना ग्लेशियर भी पड़ेगा। ग्लेशियर क्या होता है बच्चों? ग्लेशियर ना बर्फ की चट्टानों की नदी होती है, मतलब एक नदी बह रही है और उसमें क्या बहती हैं? बर्फ की चट्टानें बहती हैं। सोचिए कितना डेंजरस सा लगता होगा ना, लेकिन बड़ा प्यारा सीन होता है। तो ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। अब बर्फ की नदी बह रही है, जिसमें बर्फ बह रही है, ऊपर से बर्फ भी गिर रही है। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि चूंकि बर्फ, हिमपात मतलब बर्फ का गिरना, चूंकि बर्फ का गिरना जारी है, और जो बर्फ गिर रही है वो ये नहीं है कि बड़ी सिस्टमैटिक गिर रही है कि आधे घंटे पे गिरी फिर अगले आधे घंटे पे गिरी, ऐसा कुछ नहीं है। अनियमित और अनिश्चित,
एनी टाइम गिर सकती है, किसी भी समय गिर सकती है और कितनी भी मात्रा में गिर सकती है। उसका कुछ भी फिक्स समय नहीं है, ना फिक्स मात्रा है। कितनी भी बड़ी बर्फ गिर जाए, छोटी बर्फ की चट्टान गिर जाए, किसी भी टाइम गिर जाए, तो ये बर्फ का गिरना जारी है। तो जब बर्फ लगातार गिरती जाएगी तो जो अग्रिम दल था उसने तो बर्फ का रास्ता साफ कर दिया था। जो बर्फ के टुकड़े जगह जगह गिरे थे या बर्फ से रास्ता ब्लॉक हो गया था वो तो उसने साफ कर दिया था। लेकिन वो यही बात बता रहे हैं, चूंकि हिमपात जारी है, हिमपात मतलब बर्फ का गिरना जारी है, तो हम लोग ने जो अभी तक रास्ता वास्ता सब साफ किया था ना, वो हो सकता है फिर से हमारे काम ही वेस्ट हो जाए और फिर से रास्ता बंद हो जाए और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अब बेस कैंप वही है, बता रहे हैं एक और इनको मौत का समाचार मिला कि एक और मर गया। तो फिर क्या हुआ, जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। अब किसकी मृत्यु हो गई थी ये बता रहे हैं कि रसोई मतलब होता है किचन, सहायक मतलब होता है असिस्टेंट। तो जो किचन में थोड़ा असिस्टेंट का काम करते हैं ना, जो किचन में सहायता वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जलवायु तो पहाड़ी पर अच्छी नहीं होती है, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है। तो वो रसोई सहायक मतलब किचन का जो असिस्टेंट था वो मर गया। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, तो फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है ना, कि हल्का सा तो ये हो ही जाता है, किसी की मौत का समाचार सुनो तो थोड़ा सा तो लोग हिल जाते हैं ना। तो वैसे ही बछेंद्री पाल जी की टीम में भी लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। अब वही मैंने आया है ना, मैंने का मतलब बछेंद्री पाल जी फिर बता रही हैं, ये पहले भी देख चुकी हैं एवरेस्ट शिखर। कितनी बार? 2 बार देख चुकी हैं, लेकिन बहुत नीचे से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा अन्य श्रेणियां देखी। अन्य श्रेणियां मतलब वही और छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं। तो जब ये बेस कैंप पहुंची ना, तो उसके दूसरे दिन, बेस कैंप जहां से चढ़ाई चढ़ते हैं उसके दूसरे दिन उन्होंने वहीं से ना एवरेस्ट शिखर को फिर देखा और छोटी छोटी और पर्वतमालाएं या पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत श्रेणियां देखी। ठीक है, मैं भौचक्की होकर खड़ी रही और ना बछेंद्री पाल जी बड़ी सरप्राइज्ड हो गई, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। भौचक्की मतलब आश्चर्यचकित हो गई, कैसे पर्वत शिखर दिख रहा है, वहां से देख रही हैं। और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। तो ये ना, ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। सबसे ऊंची तो एवरेस्ट हो गई चोटी, और लहोत्से भी एक चोटी है और नुत्से भी एक चोटी है। तो इन सब चोटियों से, अब जैसे ये चोटी है, देखिए आप, जैसे ये चोटी है ना, ये 3 चोटी हैं, इन सब से घिरी हुई उन्होंने क्या है, यहाँ नदी बह रही है, तो उस नदी को देखा। वो नदी कैसी है, तो देख के ना बहुत देर तक उस नदी को देखती रही। किससे, किन किन पहाड़ियों से घिरी थी नदी? एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से, उन सब से घिरी हुई एक टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को देखा, वही ग्लेशियर को देखा। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अब हिमपात मतलब वही बर्फ का गिरना, और वो बड़ा अनसिस्टमैटिकली गिर रहा था। अव्यवस्थित ढंग से गिरना मतलब किसी भी रूप में गिर जा रहा था, कभी बड़ी चट्टान गिर गई, कभी छोटी चट्टान गिर गई, तो उसी को कह रहे हैं अव्यवस्थित ढंग से गिरना। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। और इन लोगों को, बछेंद्री पाल जी की जो टीम थी ना, उनको बर्फ की चट्टानें किस तरह से गिरती हैं उसके बारे में भी बताया गया कि क्या होता है बच्चों, कि जैसे ग्लेशियर होता है ना, अभी मैंने बताया था, उसमें बर्फ की चट्टानें ऐसे बहती हैं। तो जब बर्फ की चट्टानें बहती हैं ना, तो क्या होता है कि साथ में जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, एक तो बर्फ की नदी में चट्टानें बह रही हैं और साथ में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर हलचल होने लगती है। तो जो पानी में जो बर्फ बह रही है, उस बर्फ की चट्टानों में के बहने के कारण वो साथ वाली जो चट्टानें हैं वो कई बार क्या होता है, गिर जाती हैं। देखो लिखा है ना, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती थी, एकदम से गिर जाती थी। और अन्य कारणों से भी, और भी रीजन होते थे बर्फ की चट्टानों के गिरने के। मतलब एक रीजन तो हो गया, ग्लेशियर में जो बर्फ बह रही है उसमें हलचल हुई, साथ वाली चट्टान गिर गई, और साथ वाली चट्टान गिरने के और भी रीजंस होते हैं। ठीक है,
और इन सब के कारण बड़ी खतरनाक स्थिति, बड़ी भयंकर रूप वहां पर हो जाता है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर का मतलब होता है बड़ी दरार, बर्फ में जो दरार पड़ जाती है, में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अब किस बात से डर रही थी बछेंद्री पाल जी और उनकी टीम, कि अभी जिस रास्ते पर वो चल रही हैं कहीं अचानक से वो ऐसे बीच से टूट जाए और बड़ी सी क्या हो जाए, दरार पड़ जाए। तो ये थॉट जैसे उनके माइंड में आता था तो थोड़ा सा वो लोग हिल जाते थे। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अब और भी कठिन कठिन बातें इनको सुनने को मिल रही थी कि भयंकर भयंकर चुनौतियां आएंगी। 1 दर्जन मतलब 12, आरोहियों मतलब चढ़ने वाले। तो ये आ रहा था कि ये जो हिमपात होगा ना, मतलब बर्फ जो गिरेगी तो कम से कम 12-12 लोगों को अफेक्ट करेगी। किसी के ऊपर गिर गई, कभी कुछ हो गया, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इनसे थोड़ा बहुत टीम जो थी बछेंद्री पाल की या बछेंद्री पाल जी थोड़ा बहुत विचलित हो जा रहे थे। लेकिन लक्ष्य के प्रति इतना अधिक समर्पण था, मतलब हमें तो जाना ही जाना है। वो शुरू में पढ़ा था ना, तो हमें तो पाना ही पाना है, चोटी पर विजय पानी ही पानी है। इस कारण से ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन बीत गया। अब दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए। अब क्या हुआ, ये लोग ना कुछ सामान लेकर भी चलना पड़ता है, जैसे खाने पीने का सामान है या ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये सब भी लेके चलना पड़ता है। तो आधे रास्ते तक तो ये पूरी टीम उसको सामान को ले आई। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन किसने दी थी? डॉक्टर मीनू मेहता। क्या नाम है? ये आ सकता है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर मीनू मेहता। अब उन्होंने बछेंद्री पाल जी की टीम को क्या बताया कि हम लोगों ने क्या किया है, जानकारी, क्या क्या जानकारी दी कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से, एक तो उन्होंने एल्युमिनियम जानते हो एक मेटल होता है, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से टेम्परेरी उन्होंने पुल बना दिया है। जैसे वही पहले आया था ना कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना या एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ना और बीच में बड़े हर्डल आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो उन्होंने टेम्परेरी, अस्थाई मतलब टेम्परेरी पुल बना दिए हैं। लट्ठे होते हैं ना, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, पेड़ का आप लोग ने स्टेम देखा होगा, तो अगर उसको काट दिया जाए तो पेड़ का बड़ा बड़ा स्टेम वही लट्ठा कहलाता है। तो लट्ठे और रस्सियों से उन्होंने बर्फ की जो आड़ी तिरछी दीवार थी ना उसको बांधा था, जिससे रस्सियां पकड़ पकड़ के चढ़ सकें ऊपर। और अग्रिम दल और आगे जो दल था ना, अभियांत्रिकी मतलब होता है इंजीनियरिंग। तो अग्रिम दल ने क्या क्या इंजीनियरिंग करी थी, क्या क्या काम किए थे, ये सब बताया। क्या क्या बताया? अग्रिम दल ने क्या क्या कर दिया है? डॉक्टर मीनू मेहता ने बताया कि एक तो एल्युमिनियम की सीढ़ियों से टेम्परेरी पुल बना दिया है अग्रिम दल वालों ने, और क्या किया है, लट्ठों और रस्सियों से का भी उन्होंने यूज करा है, जिससे आप लोग को आसानी हो। बर्फ की जो आड़ी तिरछी मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो दीवारें होती है ना, एक दीवार से दूसरी दीवार पर कैसे जाएंगे? कौन सी दीवार? ईंटों की नहीं, बर्फ की, जो कि पहाड़ों पर होती हैं। तो ये सारी जानकारी दी कि क्या क्या इंजीनियरिंग उन अग्रिम दल वालों ने करी है। मतलब इनसे जो पहले दल जा रहा था ना, उन्होंने कितने, मतलब आप लोगों के लिए कितना सुविधा कर दी है, कितने सारे काम कर दिए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन विस्तृत मतलब होता है पूरी डिटेल में जानकारी, इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में उनको जानकारी दी, उनको पूरा ब्यौरा दिया। अब 2 दिन बीत गए। अब बता रहे हैं कि तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब आपने देखा होगा, हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो हमारा प्लान बिल्कुल फिक्स होता है, ऐसे नहीं कि बस चढ़ाई चढ़ने चल दिए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि थर्ड डे जो था, तीसरे दिन की इन्होंने पूरी प्लानिंग क्या की थी कि सामान ढोएंगे और चढ़ाई का अभ्यास करेंगे, इसके लिए फिक्स था। ठीक है। रीता गोम्बू
तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। अब 3 लोगों का जो साथ साथ चढ़ रहे थे उसमें 3 लोग कौन थे? एक रीता थी, एक गोंबू और मैं मतलब बछेंद्री पाल जी। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी एक डिवाइस होती है जिससे हम बात कर सकते हैं, कोई भी मैसेज पहुंचाना हो। इन लोग के पास वो था जिससे हम, वही आ गई ना बात, हम हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। बेस कैंप वही जहां से चढ़ाई शुरू करी थी, वहां पर ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे देते जा रहे थे वॉकी टॉकी से। ठीक है। कर्नल खुल्लर, कौन थे कर्नल खुल्लर? बताओ बच्चों। नेता थे ना, मेन नेता। उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। 2 महिलाओं में कौन हुआ? एक तो बछेंद्री पाल जी और एक है रीता। तो कर्नल खुल्लर जो नेता थे बड़े खुश हो गए कि चलो 2 लेडीज तो वहां तक पहुंच गईं। ठीक है, 3 चढ़ रहे थे और 2 लेडीज तो पहुंच गईं। कहां पर? कैंप 1 पर। तो वो इस बात को जानकर खुश हुए। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। और एट लास्ट क्या हुआ? साउथ कोल बच्चों, पृथ्वी वहां पहाड़ पर ना सबसे एक बहुत कठोर जगह होती है, धरती की सबसे कठोर जगह होती है, उसको कहते हैं साउथ कोल। तो अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा कहाँ पहुंचे? साउथ कोल पर पहुंच गए। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगा लिया। अब चौथा कैंप कितने मीटर पर लगा था? ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में क्या 7,900 मीटर पर कैंप 4 लगाया था। और ये संतोषजनक प्रगति थी, मतलब सेटिस्फैक्ट्री इनका प्रोग्रेस चल रही थी, सेटिस्फैक्ट्री काम चल रहा था। ये जो चढ़ रहे थे वो बहुत ठीक था, सही ढंग से चल रहा था। जो इनका चढ़ने की रफ्तार थी या जो भी चढ़ने का ढंग था, सब कुछ ठीक था। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। तेंजिंग जानते हैं ना, जो जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त की थी। तो बता रही हैं बछेंद्री पाल जी कि जब ये बेस कैंप में थी ना बछेंद्री पाल जी, तो तेंजिंग आए थे। और किसके साथ आए थे? अपनी सबसे छोटी लड़की के साथ। और उस लड़की का क्या नाम था? डेकी। ठीक है। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। और उन्होंने ना ये बहुत इंपॉर्टेंस दी कि पूरी टीम से बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 से बात करके चल दिए। इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया और वो सबसे बात कर रहे थे। जब मेरी बारी आई, मतलब जब तेंजिंग मुझसे बात कर रहे थे, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब होता है नया नया कोई काम करने वाला बंदा या व्यक्ति। तो उन्होंने क्या कहा बछेंद्री पाल जी ने, जब तेंजिंग ने उनसे उनका इंट्रोडक्शन लिया, तो कहती है मैं तो ना बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है और एवरेस्ट पे मैं पहली बार चढ़ रही हूँ। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। अब तेंजिंग ने यह बताया कि एवरेस्ट पर तो वो भी पहली बार चढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो चोटी पर पहुंचे थे ना, उससे पहले वो 7 बार एवरेस्ट पर जा चुके थे। 7 बार चोटी पर वो एक ही बार में नहीं पहुंच गए थे, 7 बार उन्होंने प्रयास किया था। तो क्या बात है, फिर से पढ़े। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। चोटी पर वो एक ही बार में नहीं पहुंचे, 7 बार में पहुंचे थे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि शिखर, तुम तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रही हो। ड्यूरेशन, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट लड़की लग रही हो, मतलब पर्वत पर चढ़ने वाली पक्की लड़की लग रही हो, तुम पक्का ही चढ़ जाओगी, ऐसा उनको ना कॉन्फिडेंस दिलाया। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए कि तुम शिखर पर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले प्रयास का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच जाओगी। इतना विश्वास तेंजिंग ने उनको, किसको? बछेंद्री पाल जी को दिलाया। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया है ना, ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब मैं इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है बच्चों।
और अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो प्लीज इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।